This is the last lecture of a topic British expansion. इस लेक्चर से पहले हमने बाकी सारे लेक्चर्स में देखा कि EIC क्यों आई थी सब कॉन्टिनेंट, व्हाई डिड EIC बिकेम इन्वॉल्व इन द सब कॉन्टिनेंट। ये हमने 7 मार्क का क्वेश्चन देखा। उसके अंदर हमने चीजें देखी थी कि इंडिया की इमेंस वेल्थ ब्रिटिश को अट्रैक्ट करी। इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था, इंडिया को कहा जाता था गोल्डन स्पैरो, और उनको अपना वेस्टर्न कल्चर, ब्रिटिश को अपना वेस्टर्न कल्चर प्रमोट करना था इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में। ये सारे रीजंस हमने देखे। फिर हमने देखा इंडियन रेजिस्टेंस के बारे में कि इंडिया की इंडियंस की रेजिस्टेंस क्या थी जब ब्रिटिश इतनी बड़ी जगह पर कब्जा कर रहा था। उसके अंदर हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूरियन वॉर, एंग्लो मराठन वॉर, 1857 की जंग, ये सब चीजें हमने देखी। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, वो होता है व्हाई ब्रिटिश वाज एबल टू टेक ओवर सच अ वास्ट लैंड। कि ब्रिटिश कैसे सक्सेसफुल था इतनी बड़ी जगह को कब्जा करने में, इतनी बड़ी जगह को कब्जा करने में ब्रिटिश क्यों सक्सेसफुल था। एक एक ट्रिक क्वेश्चन है। अगर इसकी जगह हाउ होता ना, हाउ ब्रिटिश वाज एबल टू टेक ओवर सच अ वास्ट लैंड, तो उसके अंदर वही बैटल ऑफ प्लासी, एंग्लो मैसूरियन, एंग्लो मराठा 1857 की वो सब आती। पर अब सवाल दूसरा है। अब सवाल है वाई, ब्रिटिश कैसे नहीं, अब ब्रिटिश क्यों सक्सेसफुल था इतनी बड़ी जगह को कब्जा करने में। ये 7 से 14 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ था। मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हो रहा है तो ब्रिटिश को एक मौका मिला कि ब्रिटिश इस इंडिया पर जगह, इस इंडिया पर कब्जा जमा सके। दूसरा, इंडियंस जो थे वो यूनाइटेड नहीं थे। मुसलमान अपना लड़ रहे हैं, हिंदूज अपना लड़ रहे हैं, मराठास है वो अपनी जंग कर रहे हैं, मैसूर के लोग अपनी जंग कर रहे हैं, मुगल्स के जो लीडर्स हैं वो अपनी जंग कर रहे हैं, रानी और झांसी अपना लड़ रही हैं, टाटिया टोपे अपना लड़ रहे हैं, हर बंदा, नाना साहिब अपनी जंग कर रहे थे। हर बंदा जो है वो यूनाइटेड नहीं है और कोऑर्डिनेशन में नहीं है। और ब्रिटिश अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलता था। ब्रिटिश के बाद डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स थे। बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने अपने ही रूलर्स को धोखा दिया, जैसे कि मीर जाफर, जैसे कि मीर सादिक ने धोखा दिया था टीपू सुल्तान को, मीर जाफर ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट रीजन ये भी हम लिख सकते हैं कि बहुत सारे इंडियंस ब्रिटिश की फेवर में थे। बहुत सारे इंडियंस ने सब्सिडियरी अलायंसेस साइन करा हुआ था ब्रिटिश के साथ। अब सब्सिडियरी अलायंसेस क्या होता है? सब्सिडियरी अलायंसेस लॉर्ड विल्सले ने निकाला था। इसमें यह था कि आपने इंडियन रूलर्स के साथ, ब्रिटिश ने इंडियन रूलर्स के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली। उस ट्रीटी में यह था कि इंडियन रूलर्स को कहा कि आप अपनी आर्मी नहीं बनाओगे, हम आपके लिए आर्मी प्रोवाइड करेंगे, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, आप हमें टैक्स दोगे, आप हमें इस बार का टैक्स दोगे, आप हमें पैसे दोगे। इंश्योरेंस जैसा होता है ना, वैसे आपका कोई हमला नहीं करेगा, और हमला करेगा भी तो हम आपको प्रोटेक्ट करने आएंगे, पर आप अपनी आर्मी खुद नहीं बनाना। आप हमें फीस दो, आप हमें मंथली फीस दो, ईयरली फीस दो, और हम आपके बिहाफ पर आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। तो बहुत सारे प्रोविंसेस ने, तो बहुत सारे स्टेट्स ने, तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने सब्सिडियरी अलायंसेस साइन करा हुआ था। इससे ये होता था कि इनको ये एश्योरिटी है कि ब्रिटिश कभी भी इन पर कब्जा नहीं करेगा। बहुत सारे जो इंडियंस थे वो तो ब्रिटिश के साथ थे। वो कहते थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज बहुत अच्छा है, ब्रिटिश एजुकेशन लाया है जो मुगल्स ने नहीं करा, मुगल्स उससे मॉन्यूमेंट्स बनाते रहे, और जो असल काम करा वो तो EIC ने करा। कश्मीर का रूलर हरि सिंह डोगरा, जो उस वक्त 1947 की बात है, पर जो डोगरा फैमिली थी, जो कश्मीर का उस वक्त जो रूलर था, वो तो ब्रिटिश के साथ था, क्योंकि कश्मीर शुरू से डोगरा फैमिली के पास है। तो उस वक्त के जो रूलर है वो तो ब्रिटिश के साथ है। 1857 की जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उसमें कश्मीर के रूलर ने तो EIC को, ब्रिटिश को ट्रूप्स प्रोवाइड करे थे टू फाइट अगेंस्ट इंडियंस। मतलब इतना अच्छा दोस्त था। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे जो ब्रिटिश के दोस्त थे। बहुत सारे ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे जिनको ब्रिटिश से फायदा होता था, वो ब्रिटिश का साथ देते थे। वो चाहते ही थे कि ब्रिटिश कभी यहाँ से जाएं। तो इंडियंस एक तो लॉयल नहीं थे अपने आप से, इंडियंस डिसयूनाइट थे, इंडियंस की कोऑर्डिनेशन नहीं थी। दूसरा,
नेक्स्ट रीजन कि ब्रिटिश क्यों इतना सक्सेसफुल था, ब्रिटिश की तरफ चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से वो मॉडर्न वेपन्स यूज कर रहे थे। वो मॉडर्न वेपन, वो गन पाउडर, वो गन्स इंट्रोड्यूस कर दिया। और मुगल तलवारों से लड़ रहे, बहुत सारे मुगल भाग भाग कर रहे हैं तलवार लेकर। ब्रिटिश ने वहीं से कैनन मारा, सारे मर गए। ब्रिटिश ने वहीं से गोली मारी, मर गए। इंडियंस के पास तो वैसा कुछ था ही नहीं। इंडियंस तो तलवारों से लड़ रहे हैं, हाथी पर आ रहे हैं, घोड़े पर आ रहे हैं, ऊंट पर आ रहे हैं। तो भाई ये थोड़ी जंग होती है, अब आपको मॉडर्न वेपन लाना पड़ेगा। तो ब्रिटिश जो है वो मॉडर्न वेपन्स पर आ चुका था। इंडियंस की आर्मी ही ट्रेन नहीं है। औरंगजेब के ज़माने से ही आर्मी का मसला था कि आर्मी सही तरह से ट्रेन नहीं है, सही तरह से आर्मी की ड्रिल्स नहीं हो रही। ब्रिटिश की जो मिलिट्री थी वो हमेशा से सुपीरियर थी इन अगेंस्ट ऑफ मुगल्स, इन अगेंस्ट ऑफ इंडियंस। और ब्रिटिश के डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स, ब्रिटिश को दिमाग था, ब्रिटिश को जगह कब्जा करना आती थी। ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत अपनी पूरी इंडिया को उसने अपने अंडर कर लिया था। ये सारे रीजंस थे। अब देखते हैं हम इसका आंसर। सबसे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वन ऑफ द यही सवाल है, व्हाई वुड अ ब्रिटिश एबल टू टेक ओवर सच अ वास्ट लैंड। ये 7 to 14 मार्कर आ सकता, आता है, ये आ सकता नहीं, ये आता है, तो आपको याद होना चाहिए। एआईसी के कुछ गिने चुने ही सवाल आते हैं। एक आता है हाउ ब्रिटिश वाज एबल टू टेक ओवर सच अ वास्ट लैंड, इसी का ही भाई है इंडियन रेजिस्टेंस वाला। वो ये क्वेश्चन था इंडियन रेजिस्टेंस वाला, हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ लैंड्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। और यही सवाल का सेम आंसर आएगा कि हाउ ब्रिटिश वाज एबल टू टेक ओवर सच अ वास्ट लैंड। और फिर उसके अंदर से आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ पेनामोंटेसी भी डाल दोगे। फिर यहाँ पर आओ, व्हाई वर द ब्रिटिश एबल टू टेक ओवर सच अ वास्ट लैंड। इसमें डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर सबसे पहला, कि औरंगजेब के बाद जो सारे मुगल्स थे वो प्लेजर सीकिंग में लग गए थे, वो सक्सेशन डिस्प्यूट में लग गए थे, वो अपनी एक्स्ट्रा बिगिंस में लग गए थे, सिर्फ पैसे उड़ाने में लग गए थे। उनका मेन काम मिलिट्री पर था ही नहीं, उनका मेन फोकस मिलिट्री पर नहीं था, उनका मेन फोकस एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं था। इस वजह से दूसरा, लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स, स्टेट लाइक मैसूर, मराठा, पंजाब फॉट द ब्रिटिश सेपरेटली। सबने अपनी अपनी जंग करी, किसी ने भी मिल बात की जंग नहीं करी कि चलो आओ मिलकर हम जंग करते, नहीं, सबने अपनी अपनी जंगें करी। तो ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश चलाक है, ब्रिटिश यूनाइटेड है। ब्रिटिश एक को हराता था, आता था, दोबारा से री करी, दूसरे को हराया, पीछे आया, री करी, तीसरे को हराया, फिर री करी। तो ब्रिटिश एक एक करके सबको हरा रहा। अगर ये तीनों पावर्स मिल जाती तो शायद ब्रिटिश हार जाता। फॉर इंस्टेंस इंडियन चीफ लाइक मीर जाफर, मीर सादिक बिट्रेड देयर ओन रूलर्स इन बंगाल एंड मैसूर, जैसे कि हमने उसको डिस्कस करा, ये पढ़ सकते हो आप। फिर सम ऑफ सपोर्ट ऑफ सम इंडियंस टुवर्ड्स द ब्रिटिश, मैंने आपको बताया बहुत सारे इंडियंस थे, बहुत सारे बिजनेसमैन थे जो ब्रिटिश के साथ थे। And a key factor was that some Indians supported the British. Many people were tired of corrupt and arrogant local rulers, so they preferred British rule. जो मुगल्स थे वो करप्ट थे, वो ब्राइब करते थे, वो एरोगेंट थे, तो लोग अब मुगल्स के थक चुके थे। अब लोगों को चाहिए था एक ऐसा जो एडवांसमेंट की बात करे, जो प्रोग्रेस की बात करे। वेल्दी इंडियंस एंड ट्रेडर्स आल्सो बेनिफिटेड इकोनॉमिकली फ्रॉम डूइंग बिजनेस विद द ब्रिटिश। बहुत सारे ट्रेडर्स थे, गुजराती जो थे, वो तो इंडियंस के साथ, वो तो ब्रिटिश के साथ मजा करते थे, पैसा बहुत बनता था ब्रिटिश के साथ। और बहुत सारे उन्होंने तो सब्सिडरी अलायंसेस भी साइन करी हुई थी। ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख दोगे। ब्रिटिश की मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सुपीरियरिटी बहुत तेज है। ब्रिटिश के पास मॉडर्न वेपन्स थे, ब्रिटिश के पास टेक्नोलॉजी थी, ब्रिटिश के पास टेलीकम्युनिकेशन थी, ब्रिटिश के पास रेलवेज थे। और इंडियन आर्मी के पास आउटडेट वेपन्स, बिल्कुल ही सड़े हुए वेपन्स, कोई आर्मी की ट्रेनिंग नहीं, कोई आर्मी के ड्रिल्स नहीं। यहाँ पर मुगल आर्मी मार खाती थी। फिर ब्रिटिश की डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट, स्ट्रेटजी, रॉबर्ट क्लाइव जैसा दिमाग, रॉबर्ट क्लाइव जिसने इतनी कम आर्मी से भी सिराजुद्दौला को हरा दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने पूरा बंगाल इनको जिता के दिया। बंगाल वाज द मोस्ट रिचेस्ट प्रोविंस इन इंडिया, वो जिता के दे दिया। वहां से बहुत रेवेन्यू ब्रिटिश का बना, और ब्रिटिश यही रेवेन्यू को यूज करके इंडियंस को मारता था। ये मसला था। एप्लासी, Clive bribed Mir Jafar who betrayed the Nawab of Bengal. Similarly, the British used treaties and divide and rule policy to keep Indian rulers fighting among themselves.
द पॉलिटिकल कनिंग अलाउड देम टू टेक कंट्रोल विदाउट ऑलवेज नीडिंग टू फाइट मेजर वॉर्स। जिनकी दिमाग होता था, उन्होंने पंजाब को कैसे एनेक्स करा, सिंध को कैसे एनेक्स करा। ये ब्रिटिश के डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स, ब्रिटिश की स्ट्रेटजीज, ब्रिटिश के जो लोग हैं वो स्ट्रेटजी बनाते थे कि हमें लड़ना ना पड़े और हमारे पास खुद ही जगह आ जाए। ये सब्सिडी अलायंसेस वाली बात। ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश की ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्ट्रांग थी। ये सारे मेन फैक्टर्स थे कि ब्रिटिश सक्सेसफुल हुआ इतनी बड़ी जगह को कब्जा करने में। समझ में आया? क्लियर है? हाँ। ये 7 to 40 मार्क का क्वेश्चन आता है जो हमें पता होना चाहिए। दूसरा सवाल ये, व्हाई डिड द ब्रिटिश टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया इन 1857? अब कहानी क्या, कहानी सुकून से सुनो, कहानी को हम सुकून से सुनते हैं। ईआईसी जो थी वो 1600s में आई, ये बात तो क्लियर है। ईआईसी 1600s में आई, ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, ये सब के लिए आई। फिर ईआईसी आहिस्ता आहिस्ता करके गवर्नमेंट में घुसती गई, एडमिनिस्ट्रेशन में घुसती गई। और फिर एक वक्त आया कि जो ईआईसी थी उसने बहुत बड़ा एक इंडिया का सब कॉन्टिनेंट का लैंड कब्जा कर लिया था। उनको गवर्न करते थे, वो उनको रूल करते थे। अब ब्रिटिश क्राउन जो है, जिन्होंने ईआईसी को इजाजत दी थी, परमिशन दी थी कि आप जाओ इंडिया में काम करो। याद रखना, ब्रिटिश क्राउन इज डिफरेंट देन ईआईसी। ईआईसी वाज अ प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी जिसने 1600, 1700, 1800 में अपना काम करा, वो इंडिया में थी। फिर 1857 में ईआईसी रिप्लेस हो गई और फिर ब्रिटिश क्राउन आ गई। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा रेगुलेशन एक्ट 1773 का, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाला था, क्वीन एलिजाबेथ ने निकाला था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने निकाला था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या निकाला ईआईसी के खिलाफ, ईआईसी जो इंडिया में काम कर रही है उनके खिलाफ निकाला रेगुलेशन एक्ट 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। वो ये था कि ईआईसी बड़ा मिसगवर्न कर रही है यार। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ पेडामोंटेसी, इतना फ्लड, इतना फेमाइन, बुरा हाल करके रखा हुआ ईआईसी ने। तो ईआईसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वार्निंग दी कि इंसान के बच्चे बन जाओ, ये सारी शिकायतें अब दोबारा नहीं मिलनी चाहिए, वरना हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे आपके खिलाफ। तो 1773 में उनको बोला कि जो आपने अनफेयर टैक्सेस लगाए हैं उसको रिमूव करो, हटाओ उसको। और ये जो ईआईसी की अनफेयर पॉलिसीज हैं उसको भी हटाओ, और अब शिकायत नहीं मिले। ईआईसी को वार्निंग दी गई ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से 1773 के रेगुलेशन एक्ट में। ये बात याद रखना, 4 मार्क्स से सवाल आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ जो क्वेश्चन जो पास पेपर में आई हुई है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 4 मार्क्स से ये भी सवाल आ सकते हैं। ये 1784 में आया। 1773 में जब रेगुलेशन एक्ट आया उसके बाद ईआईसी को एक मौका दिया गया कि चलें हम आपको मौका दे रहे हैं, आप सुधर जाए। ईआईसी सुधरी नहीं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दोबारा से, ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट निकाला। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है और इसमें ये कहा जाता है कि ईआईसी बस यार बस, माजरत, अब हम और आपकी ये जो अनफेयर पॉलिसी है वो हम नहीं सह सकते। इंडियंस बड़े नाराज हो रहे हैं आपसे, हमारी इज्जत खराब हो रही है, तो खत्म करो बस। अब आप सिर्फ ट्रेड करोगे, बस आपको ट्रेडिंग के लिए भेजा था ना, आप सिर्फ ट्रेड करो, हम गवर्नमेंट करेंगे, हमारा गवर्नर जनरल हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब ब्रिटिश क्राउन का गवर्नर जनरल आएगा, वाइसरॉय वाली जो बात है, वो गवर्नर जनरल आएगा जो इंडिया को रूल करेगा। सारी गवर्नमेंट अब गवर्नर जनरल करेगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनना है क्वीन एलिजाबेथ का बनना है। ईआईसी अब आप सिर्फ ट्रेडिंग की हद तक लिमिटेड हो, खत्म। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास इंडिया आ गया, सब कॉन्टिनेंट आ गया बड़ी आराम से। जो ईआईसी ने इतनी मेहनत करी वो ब्रिटिश क्राउन ने बड़ी ईआईसी से छीन ली। सही भी था कि ईआईसी बड़ा अनफेयर पॉलिसीज कर रही थी और इंडिया इससे बड़ा नाराज थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठाया गया, उसको बोला कि भाई अब आप करोगे इंडिया को रूल, गवर्नर जनरल रूल करेगा, खत्म बात। फिर इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन, इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन 1858 में आता है, आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे क्या हुआ, ईआईसी बिल्कुल ही खत्म कर दी गई
अब ट्रेडिंग के लिए जो पिट्स इंडिया एक्ट में बोला था कि सिर्फ आप ट्रेडिंग करोगे, अब ट्रेडिंग भी खत्म। 1858 में बोला बस यार आपकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, आपकी वजह से हमारा इतना नाम खराब हुआ है, आजादी की जंग करी इन इंडियंस ने, बहुत बुरी बात है, तो खत्म। अब आप यहाँ पे रूल बिल्कुल भी नहीं करोगे, ये ऐसी बोरिया बिस्तर बांध दो और दोबारा से ब्रिटिश चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ। अब यहाँ पे एक भी ईआईसी का बंदा नहीं दिखेगा, अब सिर्फ ब्रिटिश क्राउन ही काम करेगी। अब ट्रेडिंग भी ईआईसी नहीं करेगी, अब ट्रेडिंग भी ब्रिटिश क्राउन ही करेगी। ये था इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन में 1858 में, जब ईआईसी पूरी तरह खत्म हो गई और ब्रिटिश क्राउन पूरी तरह इंडिया पर मुलव्वस हो गई। क्लियर है यहाँ तक? ये 3 रिफॉर्म्स याद रखना। रेगुलेशन एक्ट 1773 का, 1784 का पिट्स इंडिया को, 1858 का इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन। रेगुलेशन एक्ट में धमकी दी गई, पिट्स इंडिया एक्ट में इनको सिर्फ ट्रेडिंग पावर दी गई और इनसे गवर्नमेंट छीन ली। 1858 का इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन में सब छीन लिया, एआईसी का नामो निशान खत्म, अब ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर रूल करेगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो आता ही है, व्हाई डिड ब्रिटिश टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया इन 1857? कि ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल क्यों ले लिया इंडिया का? थोड़े पॉइंट्स तो हमने पहले भी पढ़ ली कि ब्रिटिश मैं कह रहा हूँ तो मैं ब्रिटिश क्राउन कह रहा हूँ, क्वीन एलिजाबेथ की बात कर रहा हूँ। 1857 में, 1858 में इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश ने क्यों ले लिया? वो इसलिए ले लिया क्योंकि ब्रिटिश क्राउन भी तो होशियार है ना। ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि इंडिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो बहुत है यार, इंडिया में पैसा अंधा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, और ये ऐसी अकेली कमा रही है, और ये ऐसे हमें थोड़ा सा टैक्स देती है, बड़ा माइन्यूट सा है, ये ऐसी तो हमें टैक्स दे रही है, हमें तो ज्यादा पैसे चाहिए। तो रुको, एआईसी को वापसी बुलाते हैं, अब हम रूल करेंगे, अब हम ट्रेड करेंगे, सारा पैसा हमारे पास आएगा, उससे हमें टैक्स नहीं मिलेगा, अब सारा पैसा हमारे पास आएगा। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एआईसी ने देखा, एआईसी ने इनको देखा कि यार बहुत पैसा है इंडिया में, इंडिया से एआईसी से इंडिया छीन लेते हैं। और एआईसी के जो गवर्नर्स थे, जो टॉप लीडर्स थे, वो बड़े करप्ट हो रहे थे, इनएफिशिएंट हो रहे थे। इस वजह से तो इंडियंस में एक रेवोल्यूशन पैदा हुआ 1858 की, जिन्होंने 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करी। तो एआईसी के जो रूलर्स है वो करप्ट हो रहे थे और इनएफिशिएंट हो रहे। सेकंड पॉइंट, उनको डर था रशिया का, क्योंकि अब ना सुपर पावर की जंग हो रही है, ब्रिटेन बोल रहा है मुझे सुपर पावर बनना है, रशिया बोल रहा है मुझे सुपर पावर बनना है। अब सब कॉन्टिनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब कॉन्टिनेंट कौन जीतता है पहले हम ये देखते हैं, फिर सुपर पावर की बात होगी। तो ईआईसी तो रूल कर रही है, पर अगर रशिया हमला कर दे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ईआईसी के रूल के दौरान, तो ईआईसी इतना कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ईआईसी तो प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी, उसके पास इतना एक्सपीरियंस थोड़ी है। तो उन्होंने देखा कि यार, ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि यार अगर ईआईसी अकेली रूल कर रही है तो सब कॉन्टिनेंट हमारे हाथों से जा सकते हैं। अगर सब कॉन्टिनेंट गया, इसका मतलब अफगानिस्तान गया, अफगानिस्तान गया तो समझ लो आधा एशिया चला गया आपके पास से, सब कॉन्टिनेंट अफगानिस्तान ये सब चले गए, तो एशिया की जो इकोनॉमिक हब है इंडिया, वही चला गया आपसे, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो रशिया बन जाएगा नेक्स्ट सुपर पावर। तो ब्रिटेन ने सोचा कि यार अगर ईआईसी को हम वापसी बुला लें और हम वहां पर अगर रूल करें, तो हमारी तो एफिशिएंट गवर्नमेंट होगी, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग होगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग होगी, तो रशिया कभी आने का सोचेगा भी नहीं। तो हम आ जाते हैं इंडिया पर। तीसरा, ब्रिटिश की प्रेस्टीज। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, उससे ब्रिटेन ब्रिटेन की बहुत बुराई हुई है, क्योंकि ब्रिटिश के करप्ट ऑफिसर, ये ऐसे करप्ट ऑफिसर, अनफेयर पॉलिसी, लगान, ये सब, इस सब ने इंडिया को इतना गुस्सा दिला दिया था कि इंडियंस लड़े ब्रिटिश से। 1857 की जंग में, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जंग में लड़े। पूरी दुनिया ने देखा कि यार ब्रिटेन के रूल की वजह से, ब्रिटेन के अनफेयर रूल की वजह से इंडियंस लड़ रहे हैं। तो ब्रिटेन का नाम बहुत खराब हुआ दुनिया में। तो ब्रिटेन ने बोला बस ठीक है यार, ये ऐसी अब तुम वापसी आओ, हमारी तुम इज्जत इज्जत खराब कर दो। तो ब्रिटिश की जो प्रेस्टीज थी वो खराब हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने 1858 में इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन साइन करवाया ईआईसी के साथ, ईआईसी को वापसी बुला लिया। ये देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन कॉटन, इंडिगो, टी स्पाइसेस हैज ग्रोन मैसिवली, especially after the industrial revolution. British factories depending on India for raw material as a market for finished goods. बहुत सारी ब्रिटिश फैक्ट्री अब इंडिया पर डिपेंडेंट बन गई थी।
The East India Company became corrupt and inefficient. War of Independence showed it could not manage India properly. Strategic concerns or Russian threat. To counter the Russian threat, Britain began expanding its influence towards the northwest frontier in Afghanistan. The defeat और इनको एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश को डिफीट भी हुई थी। तो ब्रिटिश को एंग्लो अफगान वॉर में डिफीट भी हुई तो ब्रिटेन ने सोचा कि यार अब इनके मामले की बात नहीं है, अब बड़े प्लेयर को आना पड़ेगा इंडिया में जो अफगानिस्तान जिताए और सब कोने पे एक स्ट्रॉन्ग होल बना के रखे। The British government decided that only direct rule would allow them to effectively shape foreign and defense policy to protect India from Russian or Afghan threats. British prestige. In 1857, rebellion has shaken British confidence and damaged their prestige across Asia. British defeat at Kabul and uprising in India made it appear that the British control was weak. EAC control was weak. The government in London believed that taking direct control would restore authority, discipline, and prestige. Through the government of India in 1858, power was transferred from East Indian Company to the British Crown, and Queen Elizabeth's proclamation promised better governance, religious tolerance, and justice, all to rebuild loyalty and secure British imperial reputation. इतनी सी बात। ये सवाल, ये जवाब था उस सवाल का कि why was the British, why did the British take direct control of India in 1857? 1857, 1858 में लाहौर प्रोक्लेमेशन के बाद ब्रिटिश ने क्यों डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया फ्रॉम EIC इंडिया का? यहाँ तक क्लियर है? अब एक सवाल बस हमें पढ़ना है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो है पॉलिसीज। EIC की पॉलिसीज कौन सी थी? EIC की 3 पॉलिसीज थी, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। एंग्लिसाइज पॉलिसी, लैंड ग्रैबिंग पॉलिसी एंड डिवाइडेड रूल पॉलिसी। एंग्लिसाइज पॉलिसी ये थी कि उनको वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना था। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज बनाई। ये 40 मार्क का सवाल आ सकता है। ये आ सकता है कि ब्रिटिश की क्रिश्चियन मिशनरी ही सबसे मेजर पॉलिसी थी जिसको इंडियंस ने रिजेक्ट करा, जिससे इंडियंस बड़े नाराज थे। ऐसा कुछ पॉलिसीज पर सवाल आ सकता है, याद रखना। तो एंग्लिसाइज पॉलिसी जो है वो ये थी कि उनको वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न रिलीजन प्रमोट करना था इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में। क्योंकि वो सोचते हैं कि यार इंडिया तो बड़ा इलिटरेट लोग है, हमारी जिम्मेदारी है वहां पर उनके बच्चों को पढ़ाना, उनके बच्चों को तमीज सिखाना, इंडिया को सीधे रास्ते पर लाना। ब्रिटेन समझती है, अंग्रेज समझते हैं, व्हाइट पीपल समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, ये हम इंडियंस पे एक एहसान कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी खोली जिसकी मदद से वो अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाते थे, क्रिश्चियनिटी को जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं और फोर्सफुल कन्वर्जन करते थे इंडियंस। नेक्स्ट लैंड ग्रैबिंग पॉलिसी में हमने देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामोंटेसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? लॉर्ड डलहौजी लाए थे। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अगर आपका नेचुरल एयर नहीं है, नेचुरल मेल एयर नहीं है, कोई लीगल सन नहीं है, तो वो जगह हमारी। इससे सितारा, नागपुर और झांसी ब्रिटेन के पास आ गया था। बट डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामोंटेसी क्या था कि अगर आप सही तरीके से गवर्न नहीं कर रहे, अगर उन्होंने देखा कि यार आपकी जगह सही नहीं गवर्न हो रही, तो भी ब्रिटेन कब्जा कर लेगा आपकी जगह पर। ठीक है। अब जो उन्होंने एनेक्स नहीं भी करे हुए, उन्होंने पंजाब और सिंध को तो एनेक्स कर दिया था, बाकी राज्य जिनको एनेक्स नहीं भी करा हुआ, अब वो भी जगह ब्रिटिश के पास आ गई। ये लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी लाए थे, देख लो। फिर ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ब्रिटिश ग्रुप्स को तोड़ता था और फिर रूल करता था। ये ब्रिटिश इससे इतनी बड़ी इंडिया पर कब्जा इसीलिए कर पाया क्योंकि तोड़ तोड़ के लड़ता था। पहले पंजाब से लड़ा, सिंध से लड़ा, मराठा से लड़ा, मैसूर से लड़ा, अफगानिस्तान से लड़ा, वो तो हार गया। ये सबसे लड़ लड़ कर ये ना पावरफुल बना, ऐसा कर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। फिर ये ले आया रेलवे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। रेलवे इसने क्यों इंट्रोड्यूस करी थी? ये तो कह रहा था हम तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला रहे हैं, हम इंडिया को बेहतर बना रहे हैं, पर नहीं। रेलवे के 2 मकसद थे, एक तो ब्रिटिश के गुड्स यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट हो सके, दूसरा ब्रिटिश के ट्रूप्स, ब्रिटिश की मिलिट्री, कहीं जगह हमला हो रहा तो ब्रिटिश ने फौरन अपनी मिलिट्री भेजी बाय द यूज ऑफ रेलवे। तो रेलवे इंडियंस के लिए नहीं थी, रेलवे ब्रिटिश का फायदा पहुंचाती थी। ये से रेलवेज allowed quick movement of British troops, making it easier to crush the balls and transport goods for trade. Similarly, उन्होंने replace करा पर्शियन को विद इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश को एजुकेशन लैंग्वेज बना दिया, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। पढ़ाई भी अंग्रेजी में होगी और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी अंग्रेजी में बनाए जाएंगे।
तो उन्होंने ये अंग्रेजी जो थी, जो इंग्लिश को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ये भी एक ब्रिटिश की पॉलिसी थी। और बैनिंग ऑफ सती एंड पर्दा। अब सती और पर्दा बेसिकली क्या होता है? सती होता है जब इंडियन विडो जब जब इंडियन विडो होती है, जब उसका हस्बैंड का इंतकाल होता है, तो इंडियन विडो उसकी इंडियन इंडियन जो उसका हस्बैंड है, उसकी चिता के साथ, उसकी डेड बॉडी के साथ वो भी जलकर अपनी जान दे दे। इससे होता क्या है, इंडियन कॉन्सेप्ट ये है, एक पुराने इंडियन का एक कस्टम था। अब इससे होता क्या है कि उस औरत को एक हाई लेवल ऑफ आफ्टर लाइफ मिलेगी। उसकी नज़र में उसको सवाब बहुत मिलेगा। तो अब ये सती जो है वो आपको बहुत बुरी लग सकती है, किसी लेमैन को बुरी लग सकती है, पर आप देखो तो सही, ये इनका कॉन्जुगल रिलेशन है। कॉन्जुगल रिलेशन होता है, घरेलू है यार ये मियाँ-बीवी का मसला है ना यार। मियाँ तो चलो मर गया, अब जो बीवी है वो कह रही है कि मुझे जलना है भई आग में, क्योंकि मेरी आफ्टर लाइफ इससे इम्प्रूव होगी। तो मुझे तो ये स्टेप लेना है क्योंकि मेरे लिए फ़ायदा है और मुझे कोई मसला नहीं है। बीवी के जो लड़की है उसके खानदान वालों को कोई मसला नहीं है, उसके गाँव वालों को कोई मसला नहीं है। तो ब्रिटिश को क्या मसला है? हाँ, आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि ये गलत है, ये सही है, वो हो सकता है, उसकी कोई दो राय नहीं है। पर आप ये भी सोचो, जब घरेलू मसला है, ये उनके घर का मसला है, तो ब्रिटिश क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं इंडियन कस्टम्स में? और पर्दा इन्होंने बैन कर दिया जो मुस्लिम औरत करती है। मुस्लिम औरत अपनी बॉडी को, अपने फेस को कवर करती है। तो जब वो कवर कर रही है तो भी ब्रिटिश ने उसको बैन कर दिया कि भाई अब मुस्लिम औरतें या कोई भी औरतें पर्दा नहीं करेंगी। अरे ये भी मुस्लिम औरत का मसला है। मुस्लिम औरत को पर्दा करना है तो करे। उसकी उसकी फैमिली का मसला है ना, उसकी फैमिली वालों को मसला हो सकता है, तो उसकी फैमिली वाले मना करें, हाँ बोलें, जो है, वो फैमिली का मसला है। ब्रिटिश क्यों इंडियन कस्टम्स में इन्वॉल्व हो रहा है, इंडियंस के कॉन्जुगल रिलेशंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ये मेन मसला था। ठीक है, अब ईआईसी का एक रिकैप कर लेते हैं। ईआईसी 1600 में आई। सबसे पहले हमने 7 मार्क का जो क्वेश्चन पढ़ा, वो हमने पढ़ा था ये, व्हाई डिड ब्रिटिश बिकेम इन्वॉल्व इन इंडिया। सही है। फिर हमने देखे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ब्लैक होल इंसिडेंट भी हमने देखा था। उसके बाद में बैटल ऑफ प्लासी देखी, बैटल ऑफ बक्सर देखा। ये सारे 4 मार्क है। पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या था? रेगुलेशन एक्ट 1773 का। पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का हमने देखा। सब्सिडियरी अलायंसेस भी हमने देखा। तो व्हाई डिड ब्रिटिश बिकेम इन्वॉल्व इन इंडिया तो हमने पहले देख चुके थे। पे हमने देखा ये 14 मार्क का सवाल, हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ लैंड्स इन द सबकॉन्टिनेंट। ये सवाल ये भी आ सकता है, हाउ ब्रिटिश वाज एबल टू टेक ओवर सच अ वास्ट लैंड, उसमें भी यही है। फिर हमने ये आज क्वेश्चन देखा, व्हाई वर द ब्रिटिश एबल टू टेक ओवर सच अ वास्ट लैंड। ब्रिटिश क्यों सक्सेसफुल था? क्योंकि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि मुगल्स जो इंडियंस है वो यूनाइटेड नहीं है, इंडियंस ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश की मिलिट्री टेक्निक अच्छी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, ये सारी चीजें, ब्रिटिश के डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स हैं, ब्रिटिश की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। फिर हमने देखा पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश, ये सब हमने देखा, एंग्लिसाइज पॉलिसी, लैंड ग्रैबिंग पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामोंटेसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, रेलवेज के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा ये, व्हाई डिड ब्रिटिश टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया इन 1857 और 1858। उसकी 3 वजह थी, क्योंकि इंडिया की वेल्थ अब बहुत ज्यादा होती जा रही थी और रशिया से खतरा था। रशिया हमला करने वाला था, रशिया हमला कर देता तो रशिया सुपर पावर बन जाता और ब्रिटिश की इज्जत खतरे में थी, क्योंकि जो बीआईसी कर रही थी सपने में वो बहुत गलत था। तो ये चाह रहे थे कि अब हम यहाँ पर संभालें और हम दोबारा से इज्जत को बचाएं। ये हमारा लेक्चर था। ये हमने इस पूरे लेक्चर में हमने यहाँ तक हमने पूरी ईआईसी को हमने कवर कर लिया, ब्रिटिश एक्सपेंशन को कवर कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।